रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सर दिया मैंने। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है बच्चों आवाज मेरी? आ रही है। अरे भैया चलो देखो, चैप्टर नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 11। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हमें कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है, ह्यूमन आई नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 11.1 और 11.2 नहीं पढ़ना, आपको 11.3 से पढ़ना स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आई होप आप सभी को रिफ्रैक्शन का मतलब तो पता होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ भैया, बेंडिंग ऑफ अ बेंडिंग लाइट ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम। थ्रू अ हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, ये हमारा मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो अपने ओरिजिनल पाथ से या तो थोड़ा इस तरफ चेंज हो जाएगी या इस तरफ चेंज हो जाएगी, किसी भी तरफ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर जा रही है। कहने का मतलब बस इतना है कि अपना रास्ता बदलती है लाइट, है ना। ये पढ़ा हुआ है हमने। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म हमारा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेता हूँ। ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल नहीं होता है, ये एक 3D शेप है। जैसे आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है ना, उसी तरह आपका ये क्या बोलते हैं प्रिज्म भी होता है। ठीक है, उसी तरह आपका क्या होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है। इसमें आपका 2D शेप दी हुई है, मैं आपको जरा 3D दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रिज्म होता कैसा है। ये है बच्चों, ठीक है, इस तरह का होता है आपका प्रिज्म। ठीक है, पहचान लिया सबने कैसा होता है हमारा प्रिज्म? हाँ भैया। हाँ भैया, सर स्कूल में दिखाई। स्कूल में दिखाया था। ये आप 250 का फ्लिपकार्ट 7th में से दिखाया। मंगा भी सकते हो अपना घर पे खेलने के लिए। ठीक है, करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, इसमें लोकेशन डालनी पड़ेगी। 250 का प्रिज्म आ रहा है आपका, बट स्टिल स्मॉल तो साइज। ललित के वहाँ भी है ऐसी एक चीज। प्रिज्म देख लिया बच्चों आप लोगों ने? ठीक है, इसको मैं वैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत खराब कलाकार हूँ, मैं बनाने को बना भी सकता हूँ। ऐसे करना है आपको, ये बना दिया हमने ग्लास प्रिज्म, ये 3D उसमें है। ठीक है, हाँ भैया। जो चीज हमको समझनी है उसमें हमको 2D में हाँ भैया, समझना है, तो यहाँ पर हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक लाइट की, और लाइट कौन सी? वाइट लाइट की। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम व्हाइट लाइट, जिसको मैं ब्लैक बना रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट कलर यहाँ पर बना नहीं सकता। ठीक है, व्हाइट बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर व्हाइट लाइट को, ये हमारी कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म में घुसती है तो देखो, इसको जाना तो कैसे चाहिए था ओरिजिनली? ऐसे चले जाना चाहिए था, है ना। पर बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, तो हल्के से भारी मीडियम में जा रही है, तो क्या होगी? नॉर्मल से थोड़ी सी, ये अवे मान लो फ्रॉम द मैंने नॉर्मल बेंड होगी। हल्के से भारी में जा रही है ना बेटा। अच्छा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। हाँ भैया। हाँ, ये जा रही है हल्के से भारी में, तो जाना तो इसको ऐसा चाहिए था, पर ये क्या हो जाएगी? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है, और इसी तरह अब क्या हो रही है? भारी से हल्के में जा रही है। अब क्या हो रही है? भारी से हल्के में जा रही है, क्योंकि ग्लास से एयर के अंदर जा रही है। तो ये क्या होगा? जाना तो इसको ऐसे चाहिए था। ठीक है, अब हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। हाँ, अब होगा क्या इसमें? ये यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो ऐसा बनेगा। जाना इसको ऐसे चाहिए था, अब नॉर्मल से और भी दूर हो जाएगी ये, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस वाली को मिटा लेते हैं हम। भैया ये भी इसकी एमरजेंट रे है। हाँ, बताता हूँ एक एक करके, रुक जाओ सब। ठीक है,
ये हमारा ग्लास प्रिज्म से लाइट निकल रही है, अभी मैंने आपको नॉर्मल रिफ्रैक्शन समझाया है। यहाँ पर हमारी बाहर एयर है जो कि एक रेयर मीडियम है, ये ग्लास जो है हमारा ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और फिर बाहर हवा है तो ये फिर से रेयर मीडियम है। रेयर। तो जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और फिर डेंसर से रेयर में जा रही थी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, ठीक है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था पर नॉर्मल से और दूर चली गई, ठीक है। अब ये तो इसका वो है, पर इसमें हम साथ साथ एक चीज और देखते हैं कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, तो गई तो वो व्हाइट लाइट थी, पर प्रिज्म के अंदर घुसने के कारण वो क्या हो जाती है, अपने 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, विबग्योर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये और ज्यादा फैल जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 7 कलर में 1 2 3 4 5 6 7 विबग्योर, ठीक है। ये विबग्योर का मतलब क्या है, क्या है वॉयलेट, ये प्योर इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ये हमारा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये रेड। ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, और ये है रेड। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट क्या निकल के आया है कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो व्हाइट लाइट जो है खुल जाती है, एक तरह से क्या हो जाती है, खुल जाती है, फैल जाती है, ठीक है, स्प्रेड हो जाती है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। किस में फैल जाती है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, और इसके अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या है, विबग्योर से आप याद कर सकते हो, इसमें है वॉयलेट इंडिगो ब्लू, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस कैसे में भी याद पढ़ा करना है होगा। इसे? क्या कह रहे हो, मतलब ऐसे याद करना है इसे प्योर, ऊपर से नहीं कर सकते रॉय ये रॉय गब्बीवी, क्या है ये, रॉय तो कुछ गब्बीवी, भी हो जाएगा भैया। थोड़ा बन नहीं रहा ना, फ्लो नहीं आ रहा तो मुंह कुछ में, अटक रही है जबान, ठीक है। तो विबग्योर याद कर लेंगे, ठीक विबग्योर है। यूनिवर्सल चल रहे हैं हम, ठीक है। पूरी दुनिया जब विबग्योर याद कर रही है तो हम भी विबग्योर ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम भीड़ चाल में चल रहे हैं। अब मुझे लेकिन इस, यूनिक है ना। हाँ यूनिक है, पर अब उसमें फ्लो नहीं बन रहा ना, कुछ चीज जरूरी थोड़ी अब। ये जो व्हाइट लाइट होती है इनसे ही बनती है, फिर बाद में हाँ स्प्लिट हो जाती है। हाँ, तो देखो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी व्हाइट लाइट है ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। एक एक करके मैं इसमें सारी चीजें बता रहा हूँ, अभी और भी चीजें बतानी है मेरे को इसमें। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, द स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग अप मतलब टूट जाना, ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 component colors, भैया हम व्हाइट लाइट बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, due to the uh, due to different wavelengths of different colors, ठीक है। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, हमें बुक में दी हुई है क्या इसकी डेफिनेशन। ये बुक में तो 2 लाइन की है, 1 लाइन की, पेज 193। कहाँ है, ये रहा भैया, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यू के ऊपर वाला, सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है।
तो ये हमने लिख ही दिया है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखो रीजन है ये इसका, कभी आपके मन में अगर ये आए कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, पहले तो हमने कभी इसको होते हुए देखा नहीं, आज ही क्यों हो रहा है ये, है ना, आज ही कैसे डिस्पर्जन होने लग गया, और ये होता क्यों है? तो होता ये इसलिए है कि ये जो 7 रंग है, ये जो 7 रंग है, इन सभी 7 रंगों के, अब ये थोड़ा सा आप डीप 12th क्लास में पढ़ोगे, देखो हर लाइट की, ये जो अलग अलग कलर की लाइट है ना, जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो, वॉयलेट है, इनकी सबकी वेवलेंथ अलग होती है, ठीक है, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है, सबकी वेवलेंथ भी अलग होती है और सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, न्यू लैम्डा। है ना। यहाँ पर अगर हमारी हाँ स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, अब स्पीड तो अगर व्हाइट लाइट चल रही है तो सारी की सारी लाइटें उसके अंदर ही चल रही हैं, यानी कि स्पीड तो सबकी सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इन सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, ठीक है, और ये जो ज्यादा कम है ये किस हिसाब से है, ये इस हिसाब से है, जैसे जैसे मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। या हाँ ये जो लैम्डा है ये सारी वेवलेंथ के लिए है, उस 9th में तो साउंड की वेवलेंथ थी ना। हाँ, लाइट के लिए भी है, ठीक है। अच्छा ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की, उससे ज्यादा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा हो गया। कि रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ होने का मतलब क्या है, लेंथ से आप ये समझो लाइट ट्रेवल कर रही है ना, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो बिना किसी रुकावट के सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाएगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो क्या कर पाएगा, सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाएगा बिना किसी रोक टोक के। तो रेड कलर जो है, इसको, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो इसको आसपास के मीडियम की डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी रिफ्रैक्शन, ये जो हमारा डिस्पर्जन हुआ है, उसमें ये सबसे ऊपर वाली हमारी क्या, रेड, ये रेड लाइट है सबसे ऊपर वाली, और ये सबसे नीचे वाली क्या है, वॉयलेट लाइट है, वॉयलेट। ठीक है। वॉयलेट सबसे अब कम। यहाँ से अगर मैं एंगल मेजर करूं तो रेड का एंगल ये है, ठीक है, और वॉयलेट का एंगल ये है, सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ा है, वॉयलेट पे ज्यादा फर्क पड़ा है, ये अपने रास्ते से ज्यादा भटक गया है, रेड पर कम फर्क पड़ा है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो अपने रास्ते से भटकेगा नहीं, अपना सीधा चलता रहेगा, मीडियम में जितनी भी डिस्टरबेंस हो, मतलब उसको सबसे कम फर्क पड़ेगा। जैसे वॉयलेट को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा, उससे कम फर्क पड़ा इंडिगो को, उससे कम फर्क पड़ा ब्लू को, ऐसे चलते चलते रेड को सबसे कम फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्या हो रहा है, देखो इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, इसीलिए सब अपने अपने हिसाब से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, यानी कि अपने रास्ते से भटक रहे हैं। डेविएट होने का मतलब भटकना होता है ना, ओरिजिनल रास्ता तो इनका ये था, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, पर रिफ्रैक्शन में जब रिफ्रैक्शन हुआ तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी, सारे कलर्स की वेवलेंथ क्या थी, अलग अलग थी। तो रेड सबसे कम भटका क्योंकि ये ज्यादा दूर तक जा सकता है, और वॉयलेट सबसे ज्यादा भटका क्योंकि ये कम दूर तक जा सकता है। ये इनकी आपस की पर्सनल प्रॉपर्टीज है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी ज्यादा है। इसी तरह कभी आपसे अगर, वैसे पूछता नहीं आप लोगों की क्लासेस में फ्रीक्वेंसी के बारे में, पर आप ये चीज याद रखना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको मैंने याद करवा दिया कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, आपने याद कर लिया कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। कभी आपसे अगर मान लो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ ले तो याद कर लेना उल्टा होगा। रेड की सबसे कम होगी और वॉयलेट की सबसे ज्यादा। वॉयलेट की सबसे हाँ ज्यादा। ठीक है, बस ये समझना है आपको, इसको चाहे लिख के रख लेना, चाहे आप कैसे भी कर लेना, इसको पर समझ के रख लेना। अब इसमें देखो 2-3 चीजें और है, ये जो लाइट अपने 7 अलग अलग रंगों में बटी है, ये जो बैंड बनता है कलर्स का, ये जो हमारा कलर्स का बैंड बनता है, इस बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको हम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, स्पेक्ट्रम। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखा था अभी मैंने कहीं, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको मैं सीधा यहाँ से चुरा के यहाँ चिपका रहा हूँ,
इसको आप लिख लेना, ठीक है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, ये जो बैंड बना है 7 रंगों का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ भैया। अब देखो इसमें एक दो चीजें और समझनी है आप लोगों को। यहाँ पर मैं फिर से बना लेता हूँ एक डायग्राम। ये मेरा प्रिज्म है, ये आई व्हाइट लाइट, ठीक है, ये ऐसे फैली, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्पर्जन हुआ, फिर उसके बाद ये और ज्यादा फैल गई, ठीक है। अब यहाँ पर रंग नहीं दिखाने थे, हाँ, ये ऐसे हो गई। अब इसको ओरिजिनली जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये जाती कैसे? ऐसे जाती है, इसका ओरिजिनल पाथ होता, ठीक है। अब लेकिन असल में जा कैसे रही है? ये एक्चुअल पाथ है, ये हमारी व्हाइट लाइट है, ठीक है। तो इस प्रिज्म की वजह से अब अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो ये अपना सीधा जा रही होती, पर अब यहाँ पर प्रिज्म आ चुका है तो इसकी वजह से इसके रास्ते में बदलाव आ चुका है। अगर आप लोगों की थोड़ी मेमोरी हो तो ऐसी चीज हमने उसमें ग्लास लैब में भी डिस्कस करी थी कि ये लाइट है, अगर यहाँ पर ग्लास लैब नहीं हाँ होता तो भैया। ये ऐसे जाता, पर ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, तो इतने हाँ इसके भैया, रास्ते में इतना चेंज आ गया। इसका पैरेलल हो अब गया। ये दोनों लेटरल लाइंस क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो हमने बोला इतनी खसक गई है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। पर यहाँ पे तो जितना मैं आगे जाता जाऊंगा ये और बढ़ता रहेगा, यहाँ पे कोई फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? एंगल की बात करते हैं कि अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ये इसको यहाँ पर कहीं टकराएगी। ये एक्चुअल पाथ है और ये ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अपने रास्ते से कितना भटक चुकी है, डेविएट हो जाने का मतलब भटक जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल जिससे हमारी जो लाइट है वो क्या हो चुकी है? बेंड हो चुकी है अपने रास्ते से। ये चीज समझ में आई? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अपने रास्ते से भटक जाना। इसके बीच में ये यह है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, ठीक है। इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूँ। ये कितने एंगल में उसके वो डिस्पर्स हुई है, ये उसका वो है, मेजर है, हाँ, एंगल मतलब वो ऑफ अपने डेविएशन। ओरिजिनल रास्ते से कितना भटक चुकी है, ठीक है। ओरिजिनल रास्ते से कितना भटकी है उसका वो है। आई बात समझ में? और इसमें बच्चों हम सबसे, अब ये खैर तुम्हारी क्लास का है नहीं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, जैसे अगर मैं ये रास्ता है मेरा, ये इंसिडेंट है, इससे मैं पीछे लूंगा तो रेड वाली का एंगल कुछ और है, वॉयलेट वाली का एंगल कुछ और है, ठीक है। तो हम वैसे वॉयलेट वाली का लेते हैं, ठीक है, रेड वाली का नहीं लेते। इसको ऐसे ही समझ के रख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर कहीं एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये रहा। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. जो हमारे प्रिज्म की एक अनोखी शेप है, peculiar का मतलब अनोखी, यूनिक जो शेप है, इसकी वजह से जो हमारी इमर्जेंट रे है ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। किस पर? एक एंगल पर। किसके मुकाबले? इंसिडेंट रे के मुकाबले। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको एंगल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसी तरह एक एंगल और पढ़ते हैं हम। जैसे ये हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म की एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको हम एंगल ए से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट surfaces ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। इज कॉल्ड
एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतना समझ लिया सभी लोगों ने? एक बार देखो मैं दोबारा भैया से बता दे रहा हूँ। हाँ बोलो। इसमें जो कहती है आपने बताया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये खाली ग्लास मतलब ग्लास प्रिज्म के से ही होता है कि या फिर और कोई भी मतलब उससे होता है? और भी कई चीजों से हो सकता है। आप लोगों ने कभी देखा है भैया रोड पे ट्रांसपेरेंट, सभी ट्रांसपेरेंट नहीं नहीं, मीडियम से नहीं सभी से होता? नहीं होगा। ग्लास स्लैब से तो नहीं होता, है ना? अच्छा, ठीक है, ग्लास स्लैब से नहीं होता। सीडी से होता है। इसमें एंगल का फर्क पड़ता है। देखो आपने कभी देखा है रोड पे पेट्रोल गिरा होता है और उस पे आपको वो दिखता है, रेनबो जैसा दिखता है, 7 रंग दिखते हैं, या कोई तेल गिरा होता है तो? किसी बच्चे ने देखा है दिखता है कभी? भैया, ये सीडी पे भी होता है। सीडी दिखता है पे भी भैया, होता है। सीडी पे भी कभी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो स्केल होता है, स्केल जिससे आप लाइन खींचते हो, प्लास्टिक वाला, उस प्लास्टिक वाले में भी कभी आपने कोशिश करी हो तो उसमें भी आपको ना मतलब हाँ 7 रंग दिखता से है। दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पानी की बूंद होती है एटमॉस्फेयर में, वो भी तो रेनबो बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ भैया। ग्लास का प्रिज्म ये काम कर सकता है, और भी कई चीजें ये काम कर सकती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ अब देखो एक बार सबके मेरी, साथ भी जैसे ग्लास प्रिज्म के साथ तो वैसे ही होगा। हाँ ठीक है, अब एक बार समझ लो वो रेनबो फॉर्मेशन में अभी बताऊंगा आपको उसमें क्या क्या कैसे कैसे। एक बार इसको समझ लो जो मैंने आपको बताया। हमने अभी तक एक ही फिनोमिना पढ़ा है, थोड़ा सा उसको डीप में पढ़ा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मेन मतलब ये है कि लाइट अगर हमारी प्रिज्म से जाएगी तो 7 रंगों में बिखर जाएगी। 7 रंग जो हमारी लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है, जब भी जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइट टकरा के वापस आ गई तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे लाइट हमारी आर पार चली आती है तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो गया। इसी तरह अगर लाइट हमारी 7 रंगों में डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, कभी भी अगर आपको 7 रंग बनते हुए दिख जाए लाइट से, तो हम बोल देंगे डिस्पर्जन हो गया। एज सिंपल एज दैट। लाइट का 7 रंगों में बढ़ जाना। अब उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है कि कौन सा कलर कम निकल रहा है, कौन सा ज्यादा निकल रहा है, कौन सा कम डेविएट हो रहा है, कौन सा ज्यादा हो रहा है, वो बाद की बात है, वो अंदर की बात है। बाहर बाहर से आपको मेन बात सबसे पहले क्या समझनी है कि अगर लाइट 7 रंगों में बढ़ जा रही है तो उस चीज को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। लाइट का 7 रंगों में डिस्पर्ज हो जाना, फैल जाना, क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये क्लियर है सभी को? हाँ। ठीक है, उसके हाँ बाद हमने भैया। धीरे धीरे करके बात करी है कि जो 7 रंग बनते हैं, वो 7 रंग ऐसे नहीं कि कुछ भी बन जाते हैं, यही 7 रंग बनते हैं हमेशा। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। आप इसको विबग्योर से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है कि ये जो हमारे 7 रंग बटे हैं, इनमें सबसे कम जो मुड़ा है वो है रेड, और जो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है वो क्या है? वॉयलेट है। वॉयलेट सबसे नीचे वॉयलेट। आएगा और रेड सबसे ऊपर आएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं कि बच्चों ने विबग्योर याद करा है, विबग्योर 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 विबग्योर, तो ऊपर से ही विबग्योर लिखना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, विबग्योर आपको नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे नीचे आएगा वॉयलेट और सबसे ऊपर आएगा रेड। फिर आपको इसमें क्या चीज समझनी है कि रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ होती है सबसे कम, जिसकी वजह से रेड जो है सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाता है और वॉयलेट जो है सबसे कम दूर तक ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, और अपने रास्ते से भटकता भी रेड कम है और वॉयलेट ज्यादा भटक जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि ये जो 7 रंगों का बैंड है हमारा, ये जो हमारा 7 रंगों का बैंड है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो हमारे ओरिजिनल रास्ते से जो एक्चुअल पाथ है उसके बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। हाँ, ठीक है, और जो हमारे प्रिज्म की 2 सरफेसेस के बीच में एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ भैया। अब देखो, अब आपका एक पुराना दोस्त वापस आएगा, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन। हाँ, न्यूटन भाई आपके वापस आ गए हैं। फिजिक्स चैप्टर 2 9th। हाँ, ये बेटा आपको हर क्लास में मिलेंगे, 11वीं में भी 12वीं में मिलेंगे। इतनी जगह इन्होंने हाथ मारा हुआ है कि कुछ वो नहीं है। अब देखो, न्यूटन जी ने हमको क्या बोला। अब जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसी किसी साइंटिस्ट ने बिठा के इनको सिखाया या सबको सिखाया कि ऐसे व्हाइट लाइट जाती है प्रिज्म से और 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। अब हम तो है नॉर्मल इंसान, हमारी सोच हो जाती है यहीं पर खत्म। हम बोलते हैं चलो भाई हमें समझ आ गया, बढ़िया, मजा आ गया, चलो घर चलते हैं। इन्होंने बोला कि अगर व्हाइट लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है तो अगर मैं 7 रंग लूं और उनको मिला दूं तो क्या वो व्हाइट लाइट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मतलब क्या बनाएंगे भैया। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि नहीं? मतलब व्हाइट लाइट हमारी 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो अगर मैं 7 रंग लेके चलूंगा और उनको मिला दूंगा तो क्या वो व्हाइट लाइट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
अब अगर आप कलर लेके Yes, sir. बैठो, अपने पेंट कलर लेके बैठ जाओ और सारे रंगों को मिला दो तो व्हाइट तो बनेगा ही नहीं कभी, है ना, काला हो जाएगा सारा का सारा, हाँ ऐसा कुछ डार्क सा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म के साथ एक और प्रिज्म रख दिया। ये प्रिज्म था एक, इसके साथ इन्होंने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। ये इसको हम करेंगे ये, ऐसा काम कर दिया इन्होंने, प्रिज्म के सामने उल्टा प्रिज्म रख दिया। तो ये जो हमारी व्हाइट लाइट थी, ये मान लो मेरी व्हाइट लाइट, ये आई, ये अपना नॉर्मल जैसे रोज फैलती थी वैसे फैल गई, और इसके बाद क्या हुआ, फैलने के बाद ये अपना ऐसे आए और फिर ये अपना ऐसे निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन ने देखा कि मैंने व्हाइट लाइट लेकर चला था और अगर मैं उसके पीछे एक उल्टा प्रिज्म रख दूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाती है, व्हाइट लाइट ही मिल जाती है। इतना ही छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इनका, जो कि यहाँ पर हमें समझना था। आपके दिमाग में बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच हम पैदा करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा सोचें जितना आपको पढ़ाया जाता है। जैसे न्यूटन को इतना बताया गया था तो न्यूटन ने एक कदम और आगे सोचा। जैसे हम मैथमेटिक्स में थ्योरम्स का कन्वर्स भी चेक करते हैं ना, कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, तो इसका हमने कन्वर्स भी न्यूटन जी ने इसका चेक कर लिया। बाकी इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट। सीधा क्यों नहीं रखा? सीधा भी रख के देखा था उन्होंने पहले एक बार। ठीक है, अब इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स की कोई बात नहीं करता ना, पहले सीधा रख के देखा था। तो क्या हुआ, ऐसे ये फैला, उसके बाद सीधा रखने की बात क्या हुआ, वो और ज्यादा फैल गए। समझ रहे हो, इसने फैलाया था, एक और प्रिज्म रखा आगे, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा फैल गया वो, तो इसलिए फिर इन्होंने उल्टा रख के देखा। सर अगर स्ट्रेट ही प्रिज्म रखा जाए तो क्या होगा? कैसा प्रिज्म रखा जाए? स्ट्रेट जैसे नॉर्मल होता है। तो बता दीजिए। यही तो है, नॉर्मली तो है पहला वाला। हाँ, अगर दोनों अगर उन्होंने मतलब नॉर्मल प्रिज्म रखे होंगे तो क्या हुआ होगा? हाँ, तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो एक सीधा रखा है और उसके बाद एक और सीधा रख दिया ऐसे, एक के बाद एक। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लाइट को आके इसने डिस्पर्स करा था, फैलाया था, दूसरे वाले ने और भी ज्यादा फैला दिया। समझ रहे हो, दूसरे वाले कलर प्रिज्म ने क्या करा, और भी ज्यादा फैला दिया। ऐसा उन्होंने करा था, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको शायद इसमें मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, ओके। ये देखो, आ, देखो आइजैक न्यूटन was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of light. He tried to split the color of the spectrum of the light further by using another prism. पहले तो इन्होंने चेक करा कि ये जो 7 रंग है, अगर मैं इनको और ज्यादा फैलाऊंगा तो क्या मुझे 14 रंग मिलेंगे या 21 रंग मिलेंगे, और ज्यादा बढ़ेंगे क्या। ठीक है, however he could not get any more colors. पहले तो इन्होंने क्या करा था, और भी ज्यादा उसको स्प्लिट करना चाहते थे। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट फर्दर, और भी ज्यादा उसको फैलाना चाहते थे, पर उनको 7 से ज्यादा कलर नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म रखा इन्वर्टेड पोजीशन में, यानी कि उल्टी पोजीशन में, तो उनको ये व्हाइट लाइट मिल गई। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, सेकंड प्रिज्म, ही फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। द ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इससे इनको पता चला कि हमारी सनलाइट है वो भी 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइट जो कि स्पेक्ट्रम बनाती है उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, चाहे सनलाइट हो। ठीक है, सनलाइट को भी हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, या कोई भी लाइट जो हमको सतरंगी वो बना के दे, स्पेक्ट्रम बना के दे, उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। न्यूटन जी का डायग्राम बना लेते हैं हम। ये न्यूटन जी की भेंट है विज्ञान को। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों आपका रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, अब सारे आपके नेचुरल फिनोमिना आएंगे एक एक कर करके। नेक्स्ट है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन समझाने से पहले मैंने आपको डिस्पर्जन तो समझा दिया है, एक फिनोमिना आपको और समझने की जरूरत है। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए, ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम TIR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं। ये मान लो एक हमारा इंटरफेस है जो 2 मीडियम को बांट रहा है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा एक रेयरर मीडियम है और ये हमारा एक डेंसर मीडियम है। तो अगर कभी डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही हो, कभी क्या हो रहा हो डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही हो, तो देखो हमारी लाइट तो ऐसे जाती है, मान लो ये गई लाइट, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, जाना इसको ऐसे चाहिए था पर ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये नॉर्मल था, इससे क्या हो जाएगी और दूर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं और ऐसे एंगल पर लाऊंगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी और दूर चली जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, जितने ज्यादा मैं एंगल बढ़ाता रहूंगा, अब एक एंगल ऐसा आएगा कि ये इंटरफेस के साथ साथ चलने लग जाएगी। ठीक है, ये क्या चलने लग जाएगी, इंटरफेस के साथ साथ चलने लग जाएगी। इंटरफेस मतलब वो लाइन जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को। यहाँ पर जब ये इस एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ ये जो हमारा ये ऐसे तो तब होएगी जब 90 डिग्री पे पड़ेगी लाइट, नहीं, तभी तो सीधे जाएगी। क्यों जाएगी सीधी? 90 डिग्री पे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता ना। किसका 90 डिग्री? मतलब अगर लाइट रे 90 डिग्री पे एक सरफेस पे पड़ती किस है चीज की 90 डिग्री? सरफेस के 90 डिग्री? सरफेस हाँ, हमारी ये है। परपेंडिकुलर। अगर लाइट ऐसे पड़ेगी तो वो तो सीधा निकल जाएगी, है ना, वो अलग केस है। वो नॉर्मल वाला केस है, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखो नॉर्मल वाला केस। ये मान लो लाइट, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी लाइट आई। अब लाइट भी ऐसी आ रही है, मतलब 90 डिग्री पे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा 0 होगा, तो ये सीधी निकल जाएगी। ये उसकी बात नहीं है। हम देख रहे थे कि जैसे ऐसे लाइट जा रही थी तो जाना ऐसे चाहिए था पर ऐसे हो गई, थोड़ा ऐसे गया तो और ज्यादा ऐसे हो गई, थोड़ा और ऐसे एंगल बढ़ाया तो ये इंटरफेस के साथ साथ चलने लग गई। अब ये जो हमारा एंगल होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन हो गई है कि नहीं हो गई है कि इंटरफेस से जाने लग गई है लाइट हमारी। अब क्रिटिकल एंगल से, ये इसका क्रिटिकल एंगल है, अगर क्रिटिकल एंगल से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, यानी कि थोड़ा और ऐसे कर दिया, ये अगर ऐसे कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, फिर इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आप सोचो कि लाइट का होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, यानी कि आर पार जानी चाहिए थी, पर अगर आपने एंगल बहुत बढ़ा दिया तो टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होना चालू कर देगी। ऐसा ही आपका कई सारी चीजों में होता है, जैसे डायमंड को आपने देखा है, डायमंड की शेप इस तरह से बनाई जाती है कि लाइट अगर उसमें एक बार घुस गई तो फिर लाइट बाहर नहीं निकलती, लाइट उसके अंदर ट्रैप करके रह जाती है। ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती रहती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करती रहती है, जिसकी वजह से लाइट उसके अंदर ही फंस के रह जाती है, इसीलिए वो क्या करता है, ग्लो करता है, ज्यादा चमकता है। ठीक है, उसमें हम एंगल को, जो सर्फेस के एंगल है उनको इसी हिसाब से रखते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। और हर चीज के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अगर मैं ग्लास और वाटर की बात कर रहा हूँ, ग्लास और एयर की बात कर रहा हूँ, हर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। यहाँ पर मान लो क्रिटिकल एंगल 77 डिग्री है, किसी और मीडियम के लिए कुछ और होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, बट एक मीडियम के लिए वही होगा हमेशा। जैसे इसके लिए मान लेते हैं हम 77 डिग्री है, तो हर बार याद कर लेना है 77 डिग्री ही होगा क्रिटिकल एंगल इसका। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, when angle of incidence is greater than the critical angle, तो हमारा क्या हो जाता है, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अभी आपका एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं हुआ है ज्यादा, आपको समझना बस इतना है। ये एनसीईआरटी में कहाँ पे है? बोलता रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बस रेनबो के क्रिटिकल अंदर ही एंगल नहीं है इसमें? नहीं होगा, शायद क्रिटिकल एंगल वर्ड यूज करा होगा, नहीं है शायद। ठीक है, इसमें नहीं है, तो आपको बस इतना समझना है अभी मैं रेनबो समझाऊंगा। तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ये इस तरह से इस एंगल पर पड़ते हैं कि बाहर जाने की बजाय रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब मैं आपको रेनबो पढ़ाऊंगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत समझना कि ये रिफ्लेक्शन क्यों होने लग गया, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा था
कि एक हर चीज का एक क्रिटिकल एंगल होता है, उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है उस सरफेस पे, ठीक है। किन दो रे के बीच में होता है भैया क्रिटिकल एंगल? किन दो रे के बीच में नहीं होता, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल है और ये इंसिडेंट, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही होते हैं ना। हाँ सर अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, रीजॉइन करना है। हाँ रीजॉइन करना है। इसकी मैं 2 कंडीशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन क्या है, फिर अगली वाली मीटिंग में हम रेनबो फॉर्मेशन सीख लेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर जा रही होगी तभी होगा ये, रेयरर से डेंसर में कभी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने ये के लिए, रिफ्लेक्शन क्या बता रहे हो? TIR का बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन का नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशन है कि पहली बात तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है और दूसरी बात जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही होता रहेगा, ठीक है। अब जब रेनबो बनता है हमारा तो उसमें TIR होता है, इसलिए हमने TIR आपको एक बार समझा दिया। ये क्लियर हुआ आपको बच्चों कि एंगल हमारा अगर ऐसा हो हाँ जाएगा भैया। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा।